हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता, जिसका पार्ट 1 हम पहली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं और पार्ट 2 आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। और आप ये भी मैंशन कर सकते हैं कि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम शिल्प उत्पादन की बात करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। चनहुदड़ो, जो कि मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती है, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टर्स तथा सीलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्योंस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। यदि हम इसकी बात संक्षेप में करें तो हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो चनहुदड़ो था, जो कि मोहनजोदड़ो की तुलना में मोहनजोदड़ो जहाँ 125 हेक्टेयर की बस्ती थी, वहाँ चनहुदड़ो एक छोटी सी 7 हेक्टेयर की बस्ती है, जहाँ पे शिल्प उत्पादन का कार्य बहुत ही संलग्न तरीके से होता है। और शिल्प कार्य में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहरों का निर्माण, बाट बनाने ये सब शामिल थे। और मनकों के निर्माण के लिए जो स्पेशल विधि का इस्तेमाल किया जाता है उसमें कार्नेलियन, जो कि एक लाल सुंदर रंग का पत्थर होता है, जैस्फटिक, क्वार्टर्स, सेलखड़ी जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता है मनके बनाने के लिए। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखाचित्र उकेरे गए थे। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्नेलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शिल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चनहुदड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। इसके बाद हम मोहरे और मुद्रांकन की बात करेंगे। मोहरे जो जिनसे व्यापार कैसे चलता था, विनिमय कैसे किया जाता था, मुद्राओं को किस प्रकार से आंका जाता था। तो चलिए बात करते हैं मोहरे और मुद्रांकन की। मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेचा जाएगा। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी सी गीली मिट्टी जमाकर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरे की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि इस थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेक्षक की पहचान का भी पता चलता था। एक रहस्यमय लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि एक रहस्यमय लिपि है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है, जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर, अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाई और चौड़ा अंतराल है और बाई ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाएं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब तक हमने हड़प्पा की सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी यह भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने क्षेत्र में सहस्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया, तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण या खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय
यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज के अंतर्गत सबसे पहले हम कनिंघम के भ्रम की बात करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार था। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। हड़प्पा जैसा पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में प्रयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी। फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझने में चूक गए। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्थलों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। 1922 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता में मोहरे खोज निकाली थी। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहर जैसी जानी ना जा सकी मोहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वे मेसोपोटामिया की समकालीन थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्व थे। वह यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। नई तकनीकें। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल R.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती जा रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है।